हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है तो मैं आपको एक ग्लांस दे देता हूँ। कुछ सब टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को डेराइव करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको डेराइव करेंगे। फिर कंपोनेंट्स क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन के वो बताऊंगा। फिर प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी क्या है वो मैं बताऊंगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी का। ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स वो भी हम देखेंगे। फिर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्म भी बताऊंगा, इंटीग्रल फॉर्म भी बताऊंगा। फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशंस, तो इम्प्लीकेशंस मीन्स व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो दिस इज विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास होगा नॉर्मलाइजेशन एज कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल जो है हाउ इट इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है, तो उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए ये स्टार्ट करते हैं। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिस्टम, ठीक है ना, इन अ फाइनाइट वॉल्यूम वी। अब कोई सिस्टम को मैं फाइंड करना है, ठीक है ना, क्वांटम सिस्टम है, फाइनाइट वॉल्यूम में फाइंड करना है। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है, एक एटम हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में है या नहीं है। ठीक है ना, समझ में, मान लो एक एटम ही है, हमें पता करना है कि वो एनर्जी उसमें ई है ना, और वो इस स्टेट में है या नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी सिस्टम हो सकता है, उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी आर ए कोमा टी दिस वन। समझ में आई बात। मैंने आपको बहुत अच्छे से ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी आपको बताया। तो द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस स्क्वायर। अब मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है, वेव फंक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंजुगेट। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये सिंपली होता है तो वैसे आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ना, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, ये होती है। ठीक है ना, सिंपली ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो यदि मुझे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यदि है तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम की। डी वॉल्यूम आ गई, समझ में। टोटल अभी मेरे पास क्या बन गया, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। क्या बन गया, ये प्रोबेबिलिटी। समझ में आए बात। और इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया। अब देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिस्टम माइट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नोट। समझ में, टाइम का फंक्शन वो हो भी सकता है, नहीं भी। एंड इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो प्रोबेबिलिटी है ना, इट विल चेंज ओवर टाइम एज द वेव फंक्शन इवॉल्व्स। जैसे जैसे समय के साथ वेव फंक्शन बदलेगा, जैसे जैसे वेव फंक्शन बदलेगा समय के साथ, वैसे वैसे क्या बदलेगी, प्रोबेबिलिटी बदलेगी। अब मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और वो टी टाइम पे मान लो ई एनर्जी स्टेट में है, और टी डैश टाइम पे वो मान लो किस में चला गया, ई डैश एनर्जी स्टेट में चला गया। तो इस केस में उसका वेव फंक्शन क्या था, और इस केस में उसका मान लो वेव फंक्शन फाइव डैश हो गया। तो दोनों केस में क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। समझ में आ गई बात। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी विल इवॉल्व विद टाइम। तो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में चेंज आता है समय के साथ, वही हमें स्टडी करना है। समझ में आई बात। उसी की इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी और कंटिन्यूस इक्वेशन हमें देगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो इसको स्टडी करने के लिए कंसीडर करते हैं हम टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखो, ये मेरे पास क्या एक टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन हो गई। समझ में आई पाए, आई एच कट डेल फाइव बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। ये क्या हो गया, लेप्लेशियन ऑपरेटर हो गया। समझ में आई बात। अब देखो, फाइव की जगह देखो मैंने क्या लिखा, फाइव स्टार यानी कॉन्जुगेट। समझ में आया। फाइव की जगह देखो फाइव स्टार, और यहाँ पर फाइव की जगह फाइव स्टार कॉन्जुगेट। वी में मैंने ये नहीं लिखा। समझ में आया। क्यों, क्योंकि हमने वी को क्या एज्यूम किया है, हमने वी को एज्यूम किया है रियल। ठीक है, वेयर पोटेंशियल जो है ना वो क्या है, रियल।
समझ में आई बात? कहने का मतलब है कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, वी के इक्वल ही है। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों का ही हमें इस्तेमाल करके हमें पता करना है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी इवोल्व होगी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम के साथ इवोल्व होगी। और ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी देगा या कंटिन्यूटी इक्वेशन देगा। समझ में आई बात? ये क्या है क्या नहीं, अब ध्यान से देखो। देखो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, उसको मैंने रो से लिखा हुआ है, तो आप काफ़ी रूप में पी से भी लिखते हैं, लेकिन पी से आप प्रोबेबिलिटी को लिखो और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रो से लिखो, ठीक है ना, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये आपको जैसा भी आपको ठीक लगे ठीक है ना, जो सा भी सिंबल आपको इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? ये होगी सिंपली, ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो टाइम के साथ कैसे इवोल्व होगी? तो टाइम के यानी डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड कोऑर्डिनेट, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? तो देखो इसको मैं जब एज इट इज़ रखूँगा तो मेरे को डेल फाई बाई डेल टी करना पड़ेगा, और यदि मैं फाई को एज इट इज़ रखूँगा तो मुझे कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये इक्वेशन मुझे बता रही है, क्या बता रही है? ये टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, वो टाइम के साथ कैसे इवोल्व कर रही है। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो मैं क्या करना है, अब देखो ये मेरे पास आ गए टाइम, अब मुझे ना किसकी मदद लेनी है? स्क्रोडिंजर इक्वेशन की। तो देखो स्क्रोडिंजर, अब देखो ये टर्म मुझे कैसे मिलेगी? देखो डेल फाई बाई डेल टी तो ये रहा, है ना, तो यदि मैं इसमें मैं फाई स्टार की मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में आया, और देखो डेल फाई स्टार बटे डेल टी, इसमें यदि मैं फाई की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म आ जाएगी। कहने का मतलब है जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है ना, उसमें फाई स्टार की मल्टीप्लाई कर दो ताकि हम क्या निकाल सके? फाई स्टार डेल फाई बाई डी टी। कहने का मतलब देखो ये है, देखो ये आई एच कट है ना, मैं डिनोमिनेटर में ले गया, देखो ये आई 1/माई एच कट ना, यहाँ से डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो ब्रैकेट में सिंपली ये बचेगा, तो देखो मैंने वही लिखा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या मल्टीप्लाई कर दी? देखो यहाँ फाई है तो फाई स्टार की मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर दो? फाई की। फाई स्टार है तो फाई की कर दो, इसमें फाई है तो फाई स्टार की। समझ में आई बात? तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई, आई एच कट में नीचे ले गया सिंपली, ठीक है ना, तो देखो ये आ गया, तो सिंपल है। तो मुझे यही करना है, देखो इसको इन दोनों का यदि मैं जोड़ दूं, है ना, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, देखो प्लस हो रहे हैं ना, ऐसे समझो, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, या ऐसे कहो इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास डेल रो बटे डेल टी आएगा, यानी पता चलेगा किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। समझ में आया? तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मेरे पास क्या आएगा? डेल रो बटे में डेल टी। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पोटेंशियल वाली टर्म है ना ये, ठीक है, देखो जब 1/आई का आई एच कट वन अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल वाली टर्म तो कट जाएंगी ना, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस होगा, तो सिंपली यही तो बचेगी मेरे पास। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 1/में एच आई कट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ये फाई स्टार डेल स्क्वायर फाई, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। समझ में आई बात? तो ये आ गया मेरे पास सिंपली, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को क्या किया हमने? इन दोनों को सिंपली जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो क्या करना है, ठीक है, अब देखो ये टर्म है ना, पहले लिख लेता हूँ ना, और ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये दूसरे हिस्से में आ जाएगी, और एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ले ले, तो नीचे एक एच कट है वो काट देगा एक एच कट को, तो सिंपली मेरे पास ये इक्वेशन आई। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है। अब डेल स्क्वायर फाई है, डेल स्क्वायर को देखो क्या क्या है, मैंने जैसे डेल डॉट बाहर लिया, एच कट अपॉन 2im, तो ये है ही है। तो देखो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो डॉट करूँगा ना इसके साथ, ठीक है, और फिर इसके साथ करूँगा, तो मेरे पास यही तो टर्म आएगी। कैसे आएगी? आप ध्यान से देखो, मैं अभी इसको ना इग्नोर कर रहा हूँ, है ना, नहीं लिख रहा मैं इसको भी, बस अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो इसके साथ मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, है ना, तो मैं अभी 5 स्टार ना एज इट इज़ रखा, ठीक है, ये मैंने माइनस बाहर ही रखो। अब इसको डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, उस ये डाइवर्जेंसी तो है ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा? देखो डेल स्क्वायर फाई आएगा। समझ में आया? अब देखो इसको एज इट इज़ रखो, अब देखो प्लस लगाएंगे, इसको तो एज इट इज़ रखा, अब डेल डॉट किसके साथ करूँगा डिफ्रेंशिएशन? इसके साथ, तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा? डेल फाई ले लूँगा,
तो ये डेल फाई आ जाएगा और डेल फाई स्टार एज इट इज आ जाएगा, समझ में आए माइनस। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ करूँगा फाई को एज इट इज रखूँगा, फाई को जब एज इट इज रखूँगा ये डेल स्क्वायर फाई स्टार आ जाएगा, समझ में आया। ये दोनों टर्म कट जाएगी, मेरे पास ये सिंपली यही आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो इसी टर्म को ना, इसी को, ठीक है, इस टर्म को, ये जो एक टर्म बना है ना मेरे पास, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, जे, या इसी जे को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। अभी हो सकता है आपको ये टर्म अभी समझ में ना आई हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये माइनस रो डॉट जे हो गया, ये इधर चला गया, यही हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसको जे क्यों लिखा, एक्चुअली ये फॉर्म ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना प्रोबेबिलिटी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में, एनालोगस है किसके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन हाइड्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में भी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। वहाँ पे सिंपली क्या होता है, देखो जैसे मैं हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करूँ तो डेल रो डी टी क्या होता है, डेंसिटी है, ठीक है ना, समझ में आया, प्लस अब रो डेल, ये मैंने इक्वेशन लिखा है। अब कहने का सिंपली देखो मतलब मेरे ये है, ये बताता है हाइड्रोडायनेमिक्स में, अब कोई देखो डेंसिटी में चेंज हो रहा है, मास में चेंज आ रहा है, क्या, अब देखो ऐसे समझो बस इस चीज़ को। अभी यहाँ ये कोई सिस्टम है, यहाँ से यदि ये कोई चीज़ बाहर जाएगी, क्या आएगी, बाहर जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया, मास में चेंज आ रहा है, एज्यूम करो। तो यहाँ यदि मास में चेंज आ रहा है तो कहीं मास में इंक्रीज भी तो हो रहा है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यदि अंदर डिक्रीज हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही हैं चीज़ें, क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है। तो एक पॉइंट से जब कोई चीज़ डाइवर्ज हो रही है तो कहीं जाके वो बढ़ तो रही है, इस रीजन में इंक्रीज हो रही है, तो ये डाइवर्जेंस यही शो कर रहा है, समझ में आई बात। देखो कहने का मतलब ये है, देखो यदि मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो चेंज आ रहा है डेंसिटी में, ठीक है, लेकिन समझ में आया क्या आ रहा है, चेंज, इसलिए नेगेटिव साइन है, बाहर कम हो रहा है, लेकिन बाहर की तरफ क्या हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है, यही हमारी पास, यही टर्म किस में आई है, क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या शो कर रही है, प्रोबेबिलिटी, ये शो कर रही है जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना पार्टिकल की, वो क्या है, कांस्टेंट है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट कैसे हो गई, है ना, पर देखो टोटल प्रोबेबिलिटी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब मान लो मेरे पास सिस्टम पहले क्या है, मान लो इस स्टेट में है, एनर्जी है, बाद में टी टाइम पे था, टी डैश टाइम के बाद मान लो सिस्टम की एनर्जी क्या बदल गई, ई डैश हो गई, समझ में आई बात। लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी, समझ में आया, क्या होगी, कंजर्व होगी। यदि कहीं से पार्टिकल मान लो डिसअपियर हुआ है ना, कहीं से पार्टिकल डिसअपियर हुआ है तो यानी वहाँ उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो कहीं पे तो वो अपियर हुआ होगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंजर्व होगी, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हम मान लो किसी रीजन में देखते हैं, इन अ फाइनाइट वॉल्यूम वी वांट टू स्टडी वेदर द पार्टिकल इज देयर और नॉट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें तो प्रोबेबिलिटी से ही तो पता चलता है भी इतना प्रोबेबिलिटी है इस रीजन में पार्टिकल के होने का। तो मान लो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई मेरी टी टाइम के बाद, है ना, समय के बाद देखा मैंने यार इस रीजन में फाइंड करने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम, और एक रीजन में पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गई, ज़्यादा। तो कहीं से यदि वो डिसअपियर हुआ है तो कहीं पे अपियर भी तो हुआ है, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कंजर्व। यही हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो लेकिन एक टर्म क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब ध्यान से समझना, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम, समझ में आई बात। भाई यूनिट वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की, वो तो हो गई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन समय के साथ हमने क्या देखा, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ कम हो गई, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने के मतलब क्या है, यहाँ पार्टिकल अब अपियर होगा, हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ डिसअपियर होगा। ध्यान से समझो, मैं टर्म समझा रहा हूँ, ये नाम कैसे पड़ा है, ठीक है।
अब देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्लो हुआ है प्रोबेबिलिटी का इन स्पेस, समझ में आया क्या हुआ, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी इन स्पेस, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी जैसे करंट फ्लो करता है ना, समझ में आया, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फ्लो कर रही है, इसीलिए ना इसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोलते हैं, समझ में आया। इसी तरीके से ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है चार्ज डेंसिटी की, समझ में आया आपको, ध्यान हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा हो तो समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी, नाम कैसे पढ़ा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। तो कंपोनेंट क्या है इस कंटिन्यूटी इक्वेशन के, ठीक है। तो रो तो मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देखो ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन जे क्या है, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये होती है हम जानते हैं, और क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ना गिवन वॉल्यूम, जो मैंने अभी बताया। और जे क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको देगा, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो। 4 ऑप्शन में से कहेगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये याद है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्म में याद रखा तो आप आसानी से चारों में से देखते ही बता दोगे कौन सा है, ठीक है। अब देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या डिस्क्राइब करता है, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी इन स्पेस, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है ना। ये इंडिकेट करता है कि जो नेट मूवमेंट है ना पार्टिकल का, पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करता है, पार्टिकल का नेट मूवमेंट शो करता है। और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, कहीं पे कम है। 50 टाइम पे देखा, जहाँ कम थी वहाँ ज़्यादा हो गई, जहाँ ज़्यादा थी वहाँ कम हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है पार्टिकल का, समझ में आए भाई बात, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी फ्लो पर यूनिट एरिया, समझ में आए बात, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी फ्लो पर यूनिट एरिया, समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में कोई डाउट हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो देखो यूनिट एरिया से क्या मतलब, जैसे पार्टिकल जैसे मूव करेगा ना, तो भाई इस सरफेस एस से, ठीक है ना, जैसे फ्लक्स मूव करता है या चार्ज मूव करता है ना, इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया, समझ में आई बात। रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट एरिया, कौन, जी। अब देखो तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमने ऐसे तो इस डिराइव्ड एज फॉलो, ये तो ड्राइव किया हमने, ठीक है। अब इसको ना अलग अलग फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछ लेता है। तो देखो एक छोटा सा नोट, यदि रियल हो जाए, फाई रियल हो गया, वेव फंक्शन यदि रियल है तो कॉन्जुगेट और ये दोनों इक्वल हो गए, तो यानी देखो ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपली मेरे पास मैं ब्रैकेट में ये तो लिख पाऊंगा अब, है ना, फाई रियल होने से तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये जीरो हो गया, ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो होगी तो जे जीरो हो गया। तो यदि फाई रियल है तो वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ में आया, ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है पार्टिकल का। तो ये क्या हो जाएगा, वेनिस है, कोई इमेजिनरी कंपोनेंट ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए तो वेनिस कर रहा है। अब देखो इसको ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स में, यदि फाई जो है रियल नहीं है तो। अब आपको ध्यान रखना है, देखो ये तो जनरल फॉर्मूला हो ही गया, ठीक है। आप बस थोड़ा सा आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो एच का टपोन में 2im है ना, फाई डैश है, देखो यहाँ आई है तो यहाँ भी कंजुगेट टर्म आ गई, फिर डेल फाई, फिर यहाँ उल्टा कर दो। तो देखो सिंपली हम एच का टपोन में m लिखेंगे, अब 2 नहीं लिख रहे हैं हम नीचे, है ना, क्योंकि अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर रहे हैं। जब ध्यान से देखो तो जो रियल पार्ट लिखूंगा, देखो ये टर्म मैं बता रहा हूँ, तो रियल पार्ट में क्या आएगा, फाई डैश, ये पहली वाली टर्म ही आएगी, समझ में, और ये 1/i अंदर लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया सिंपली, आपको ये इससे आप ना कोई भी फंक्शन एज्यूम करके देखो, है ना, कोई भी, जैसे मान लो AEI
और के एक्स, ये आपने फंक्शन एज्यूम कर लिया और फिर आप इसको वेरीफाई करा के देखो कि ये टर्म आ रही है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो रियल टर्म में लिखना हो तो सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अब इमेजिनरी टर्म की बात हो, देखो एच कट अपॉन में एम, ये इमेजिनरी टर्म देखो आई गायब हो गए यहाँ से, 5 स्टार डेल फाई, देखो 5 स्टार पहले हमेशा आएगा, 5 स्टार पहले हमेशा आएगा, 5 स्टार पहले हमेशा आएगा। तो मैंने सेम रखने की कोशिश किया ताकि आसान हो याद रखने में। नहीं तो आप देखो इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, अब ऊपर इसको लेके जाओगे ना तो माइनस का आई कट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है एच कट माइनस के आई अपॉन में 2m। काफ़ी बुक्स में आप देखोगे ये ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ। समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है? ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ऐसे याद रखो, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी फॉर्मूले की, ठीक है ना। बस ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, ये टर्म ध्यान रखो तो आसानी से कर पाओगे, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। यदि वन डायमेंशन की बात करें तो देखो वन डायमेंशन में क्या होगा, सिंपली देखो एच कट अपॉन में 2im, ठीक है, फाई डैश, तो डेल फाई बाई डेल एक्स हो जाएगा ये, तो माइनस फाई, और ये क्या होगा, ये डेल फाई स्टार डेल एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात? तो देखिए वन डायमेंशन में आ गया। इसको वन डायमेंशन में लिखना हो कैसे रियल में, तो देखो एच कट अपॉन माई रियल पार्ट, ठीक है, 5 स्टार, अब देखो 1 अपॉन आयोटा और ये डेल फाई बाय डेल एक्स आ जाएगा। समझ में? सिंपली इस तरीके से हम इमेजिनरी पार्ट को भी लिख सकते हैं वन डायमेंशन में। अब यदि हम बात करें किसका, मोमेंटम टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर लिखे, ठीक है। तो देखो मोमेंटम हमारे पास सिंपली क्या था, यही तो होता है, ठीक है। यदि मैं एक एक्स डायमेंशन में लिखूं तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, या मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एच कट अपॉन में आई डेल फाई, या इसको मैं एच कट अपॉन में आई डेल बटे में डेल एक्स भी लिख सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो सिंपल है, हमारे पास यही तो टर्म है। अब देखो एच कट अपॉन में आई डेल है ना, देखो तो एच कट अपॉन में आई डेल को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पी मोमेंटम, देखो पी आ गया, अजय एच कट आई जब इसके साथ आएगा तो यहाँ पे पी कैप आ गया। सिंपल है, समझ में आया, काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं। तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो देखो ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है कंटिन्यूटी इक्वेशन की, जो हमने अभी ऊपर प्रूफ की है। यदि इसी को हमें किस में लिखना हो, इंटीग्रल फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो डेल पाई डी टी, तो यह देखो इंटीग्रेशन किसका होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखो इंटीग्रेशन क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फाइनाइट वॉल्यूम पे रो और डीवी। समझ में आया? तो देखो ये टर्म एक तरीके से वैसे क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी आ गई, ये है ना। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में वॉल्यूम के मल्टीप्लाई हो रही है ना। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी तो हुआ एक तरीके से ये, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर्स को यदि फॉलो कर रहे होगे तो मेरे वर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्ट मैं क्या कह रहा हूँ। तो फाइनाइट वॉल्यूम पे मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ये टर्म उधर चली गई माइनस डेल वी, डेल डॉट जी है ना, तो सिंपली इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो गोस थ्योरम से हम क्या करेंगे, देखो ये टर्म तो मैंने एज इट इज रखी, तो डाइवर्जेंस को देखो वॉल्यूम एलिमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पेस पार्ट में। समझ में आया, गोस थ्योरम से। अब देखो ये माइनस एज इट इज, वॉल्यूम पार्ट स्पेस पार्ट में बदल गया, डेल डॉट जे डी वी को क्या हो जाएगा, जे डॉट डैश डेल एस। समझ में आ गई बात। देखो वेयर एस इज द सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी, तो कोई वॉल्यूम है ना हमारे पास, ठीक है, तो वो वॉल्यूम वी होगी और ये सरफेस जो है एस हो गई। दिस इंटीग्रल फॉर्म रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर अ फाइनाइट वॉल्यूम। इस फाइनाइट वॉल्यूम पे ना, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शो करता है हमारे पास। कौन हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे मैंने ऊपर बताया। अब पार्टिकल के यहाँ से यदि क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो इस सरफेस से मान लो मूवमेंट हो रहा है, इसका डाइवर्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं, तो यहाँ डिसअपियर हो रहा है तो कहीं अपियर हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, तो ये इंटीग्रल फॉर्म थी। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। वो यही कह रहा है प्रोबेबिलिटी में चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। देखो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो कहीं से अपियर हो रहा है तो कहीं से डिसअपियर हो रहा है। इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है ना।
तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, कंक्लूजन एक तरीके से, इम्प्लीकेशन मीन्स जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन इक्वेशन ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है? कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन इक्वेशन है, ये सिंपली यही हमें बता रही है जैसे टाइम बदलेगा तो यदि प्रोबेबिलिटी है ना पार्टिकल के फाइंड करने की किसी रीजन में डिक्रीज हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी होगी ना फाइंड करने की पार्टिकल की रिमेनिंग रीजन में इंक्रीज होनी चाहिए। भाई ये रीजन हो गया, वॉल्यूम वी हो गया मान लो, ठीक है ना, इस हिस्से में प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। या दूसरे शब्दों में क्या, प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बी कंजर्व्ड फॉर द प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन टू होल्ड। भाई प्रोबेबिलिटी कंजर्व होनी चाहिए, तभी तो हमारे पास जो हम प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन है ना वेव फंक्शन की, वो वैलिड होगी। कि वो प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन क्या है, वो ये कहता है ऑल स्पेस पे ना टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, और होती भी 1 ही है ना। मान लो यहाँ कम हो रही है, यहाँ ज़्यादा हो रही है, लेकिन टोटल तो आनी 1 ही चाहिए ना, समझ में आया, कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपली क्या बता रहा है कि इक्वेशन हमें ये तो बता रही है कोई प्रोबेबिलिटी लॉस्ट नहीं होती है, क्रिएट नहीं होती है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। वैसे तो प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, वो कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। एंड इट इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज़ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल एज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब देखो नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल है क्या, सिंपली देखो ये हमारे पास एक वेव फंक्शन हो गया फाई, और ये मैंने ये सिंपली लिखा, ठीक है ना, ये वॉल्यूम हो गए डीवी लिख लो, या काफ़ी बुक में ये भी लिखते हैं वॉल्यूम को, काफ़ी बुक में डी टाउ से भी लिखते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास यदि ये क्या आ जाए 1 आए, तो मैं कहूँगा मेरे पास वेव फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। क्या हो गया, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज, है ना, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ऑल स्पेस पे मैंने किया तो 1 आ रहा है, तो यह क्या है, इसका मतलब तो प्रोबेबिलिटी 1 है, या हम कहते हैं वेव फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। इसी को हम नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है टाइम के साथ, यानी प्रोबेबिलिटी कंजर्व है, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो इसका छोटा सा हम इसको कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं d/dt कर दूँ, है ना, तो सिंपली ये क्या आ गया मेरे पास 0 आ जाएगा, यहाँ तो 1 है, तो मैं क्या शो कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई स्टार फाई dv जो है ना, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन आ रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में ये चीज़ बदल नहीं रही है, तो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन ही तो हुआ एक तरीके से। तो दूसरे शब्दों में इंटीग्रल फॉर्म से देखो कैसे हमने लिखा, कुछ नहीं है, देखो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, देखो ये जो टर्म है ना, इसको ध्यान से देखो, रो की जगह मैंने देखो सिंपली क्या लिखा है, फाई स्टार फाई, ठीक है ना, ये सिंपली एज इट इज़, और जे हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ मोशन है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने अभी यहाँ भी आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है ना। अब देखो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हो, तो मैंने आपको जब उसमें पढ़ाया था कि जो फाई 0 होगा और फाई डैश क्या होगा, ये भी 0 होगा, या हमारे पास क्या है कंजुगेट जो पार्ट है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो कब, जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शन तो लोकलाइज्ड होता है ना, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन जो होता है, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन ही पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो किसी रीजन में फाइनाइट होगा, और बाकी यदि इन r टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, वहाँ फाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। और वॉल्यूम v में ही फाइनाइट होना चाहिए और बाकी जगह इनफाइनाइट होना चाहिए। तो वेव फंक्शन 0 होगा, जिसे r टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा। तो जब ये 0 होगा, तो जब j की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये टर्म ही मेरे पास पूरी 0 आएगी, तो सरफेस इंटीग्रल वेनिश हो जाएगा, तो ये जो टर्म बची है ना, ये 0 के इक्वल आएगी, समझ में, ठीक है। यानी इट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट इन टाइम। ये यहाँ से जैसे मैंने आपको छोटे से टर्म में बताया था, ये 1 के इक्वल होता है,
टोटल प्रोबेबिलिटी, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है रिमेन्स कंजर्व्ड ओवर टाइम एंड द नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये मैंने स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। यदि आप प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप जानते होंगे। तो दिस रिजल्ट ऑल्सो स्टेब्लिशेस दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये भी बात ऐसे भी हम बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल तो कांस्टेंट ऑफ मोशन है ही है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, बशर्ते दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टिकल स्टेबल होना चाहिए, वो डिके नहीं होना चाहिए, एनिहिलेट नहीं होना चाहिए और डिसअपियर नहीं होना चाहिए ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, अब मान लो पहले पार्टिकल कुछ और था, अब वो कुछ और हो गया, किसकी वजह से? डिके की वजह से। समझ में आया? एनिलेट खत्म नहीं होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पहले पार्टिकल था, अब नहीं है, मतलब अब कुछ भी नहीं है, गायब ही हो गया एकदम से पूरे रीजन से। ऐसा भी नहीं है कि भाई कहीं अपियर हुआ, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया? भाई कहीं से डिसअपियर यदि हुआ है तो कहीं अपियर होना तो चाहिए, ठीक है, वो तो केस चलेगा, लेकिन पूरी तरीके से एनिलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं बनाता रहूँगा। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली हार्डली शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ होली तक बनाऊँ, उससे आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।